पीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय दिनजान से ऑनलाइन हिंदी शिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, जो आपकी पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम में संकलित है। यह पाठ पढ़ने से पूर्व जान लेते हैं कि सत्र 2020-21 में पाठ्यक्रम में कौन कौन से बदलाव हुए हैं जो इस पुस्तक से आते हैं। पहले इस पुस्तक से 20 अंक के प्रश्न आया करते थे, लेकिन अब इस बार 25 अंक के आएंगे। दूसरा बदलाव यह है कि जनसंचार से जो 4 अंक के प्रश्न आते थे, 1-1 अंक के अति लघुत्तरीय, अब वो 4 की जगह 5 प्रश्न आएंगे और वो भी होंगे बहुविकल्पीय। अब चलते हैं विषय की तरफ। विद्यार्थियों, हम थोड़ा पीछे की तरफ लौटते हैं। आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा संचार 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, भावनाओं या सूचनाओं के आदान प्रदान को संचार कहते हैं। आपने पढ़ा जनसंचार व्यक्तियों के समूहों के साथ तकनीकी या यंत्र के माध्यम से जब विशाल वर्ग द्वारा हम संवाद स्थापित करने की कोशिश करते हैं तो उसे जनसंचार कहते हैं। इसके लिए हमें किसी माध्यम या तकनीक की आवश्यकता होती है, जैसे अखबार, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट इत्यादि। इन्हीं माध्यमों के लिए समाचार लेखन के लिए हमें क्या क्या देखना पड़ता है, किन किन बातों की तरफ ध्यान देना पड़ता है, इसी के बारे में अध्ययन करने हम जा रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं यह पाठ विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। साथियों, आइए हम पढ़ते हैं अभिव्यक्त और माध्यम पुस्तक का पहला अध्याय विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। इसमें आप देख रहे हैं विभिन्न माध्यम हैं, अखबार, टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट इत्यादि। सबसे पहले हम संचार के माध्यमों के बारे में जान लेते हैं। संचार माध्यम अर्थात मीडिया के प्रकार, इसके प्रमुख रूप से 2 प्रकार हैं। मुद्रित माध्यम, जिसे प्रिंट मीडिया भी कहते हैं, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। मुद्रित माध्यम जो छपे रूप में लोगों तक पहुंचते हैं, इसके प्रकार हैं अखबार, पत्रिकाएं और पुस्तकें। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जिनमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का सहारा लिया जाता है, इसके प्रकार हैं 2 प्रमुख प्रकार हैं, श्रव्य माध्यम और दूसरा दृश्य श्रव्य माध्यम। श्रव्य माध्यम जिसे सिर्फ हम सुन सकते हैं और दृश्य श्रव्य माध्यम जिसे सुनने के साथ साथ हम देख भी सकते हैं। श्रव्य माध्यम के प्रकार हैं रेडियो, टेप रिकॉर्डर और लाउड स्पीकर। इन माध्यमों को हम सिर्फ सुन सकते हैं, इनमें देखने की सुविधा नहीं है। दृश्य श्रव्य माध्यम है टीवी और सिनेमा, जिसमें सुनने के साथ साथ देखने की भी सुविधा है। एक अन्य माध्यम है कंप्यूटर या इंटरनेट, जो इन तीनों माध्यमों का मिश्रित रूप है, जिसमें प्रिंट मीडिया भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, जिसमें लिखने की भी सुविधा है, देखने की भी सुविधा है और सुनने की भी सुविधा है। अब चलते हैं विभिन्न माध्यमों के लेखन में। पहला जो माध्यम है प्रिंट माध्यम या मुद्रित माध्यम। संचार के जो साधन प्रिंट अर्थात छपे रूप में लोगों तक पहुंचते हैं, उन्हें प्रिंट माध्यम कहते हैं। इसे मुद्रण माध्यम भी कहा जाता है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि इसके प्रमुख रूप हैं। इस संबंध में हम देखें कि लिखने की परंपरा की शुरुआत कब हुई, तो सबसे पहले आधुनिक छापे खाने का आविष्कार जर्मनी के गुटेनबर्ग ने किया। भारत में पहला छापाखाना सन 1556 में गोवा में खुला। इसे ईसाई मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला था, लेकिन इसका फायदा भारत को भी हो गया। जिस तरह से 1953 में बम्बई से थाने के मध्य रेलवे चलाई गई थी अंग्रेजों द्वारा अपनी सुविधा के लिए, और प्रत्यक्ष रूप से भारतीयों को भी फायदा हुआ और भारत की आधुनिकता में वह एक बड़ा कदम था। पहला हिंदी का साप्ताहिक पत्र, यह पहला पत्र साप्ताहिक पत्र के रूप में था उदंड मार्तंड, जो 1826 ईस्वी में कोलकाता से प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक थे जुगल किशोर शुक्ला। अब देखते हैं मुद्रित माध्यमों की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। छपे हुए शब्दों में अस्थायित्व होता है, अर्थात यह एक अस्थायी माध्यम है। हम इन्हें लंबे समय तक सहेज कर रख सकते हैं। अस्थायी माध्यम इस रूप में है कि छपे हुए माध्यम या प्रिंट माध्यम जिसमें अखबार, पत्रिकाएं और पुस्तकें आते हैं,
एक विशेष तरह की स्याही से लिखे गए होते हैं जो कभी मिटते नहीं और लंबे समय तक हम इन्हें पढ़ सकते हैं। हम आज़ादी के समय की भी रचनाएं पढ़ सकते हैं। प्रेमचंद का सोजे वतन, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक और अन्य लेखकों की, प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकें भी हम पुस्तकालयों से प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें उतने समय प्रकाशित हुए हो गए लेकिन फिर भी हम आज उन्हें पढ़ सकते हैं। हम इन्हें लंबे समय तक सहेज कर रख सकते हैं। पुस्तकों को हम लंबे समय तक रख सकते हैं और आगे आने वाली पीढ़ियां भी इसे इस्तेमाल कर सकती हैं, पढ़ सकती हैं। ये नष्ट नहीं होते, भले ही पुस्तकें फट जाएं लेकिन इसके लिखे हुए अक्षर कभी मिटते नहीं। यह माध्यम लिखित भाषा का विस्तार है, अर्थात लिखित भाषा की सारी विशेषताएं इसमें उपलब्ध होती हैं। व्याकरण, भाषा, वर्तनी और शब्दों का उचित प्रयोग इसमें ध्यान देना पड़ता है। यह चिंतन, विचार और विश्लेषण हेतु उपयोगी है, अर्थात अखबार, पत्रिकाएं और पुस्तकें पढ़ने के लिए हमारे पास समय होता है, सोचने के लिए भी हमारे पास समय होता है और योग्यता भी होती है कि हम इनमें प्रकाशित लेखों और रचनाओं को सोच सकें, विचार विमर्श कर सकें। अब देखें मुद्रित माध्यमों के लिए समाचार लेखन की क्या ज़रूरी बातें हैं। बुनियादी बातें हैं, भाषागत शुद्धता का ध्यान रखा जाना चाहिए। भाषा बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए क्योंकि इसी से उस अखबार, पत्रिका या पुस्तक की छवि बनती है। प्रचलित भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसे पढ़ने वाले, अखबारों को पढ़ने वाले सामान्य लोग होते हैं, आम पाठक होते हैं, इसलिए उन्हीं शब्दों का, उसी भाषा का प्रयोग होना चाहिए जो सामान्य जनजीवन में बोलचाल के व्यवहार में इस्तेमाल होती है, जिससे सब लोग पढ़ सकें और समझ सकें। समय, शब्द व स्थान की सीमा का ध्यान रखा जाना चाहिए। समय अर्थात समय सीमा, डेडलाइन। अखबारों, पत्रिकाओं या पुस्तकों के छपने के लिए एक निश्चित समय सीमा होती है। उसके अंदर प्रकाशन के पहले तक आपकी रचनाएं पहुंच जानी चाहिए ताकि समय पर वो अखबार प्रकाशित हो सके। अखबार, पत्रिका या पुस्तक में स्थान की भी सीमा होती है कि किस जगह पर कौन सी रचना होनी चाहिए और उसके लिए कितना स्थान जरूरी है, उस अखबार ने कितना तय किया है और उसके लिए निश्चित शब्द सीमा भी होनी चाहिए। कोई लेख है, फीचर है, उसके लिए जितने शब्दों में लिखना है उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उन्हीं शब्दों के अंतर्गत, उसी सीमा के अंदर आपको वह रचना लिखनी पड़ती है। लेखन में तारतम्यता एवं सहज प्रवाह होना चाहिए। जो लेखन है उसमें सहज प्रवाह होना चाहिए और विचारों का विखंडन नहीं होना चाहिए। एक प्रवाह में, एक धारा में होने चाहिए। विचार एक दूसरे से लिंक्ड होने चाहिए, आबद्ध होने चाहिए ताकि एक संपूर्ण रचना बन सके और हमारे मन में जो एक संकल्पना है, जो कॉन्सेप्ट है, वो पूरी तरह सही तरह से हो सके। दूसरा माध्यम है श्रव्य माध्यम, रेडियो अर्थात आकाशवाणी के समाचार की संरचना। रेडियो समाचार की संरचना उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है। दरअसल अखबार, रेडियो या टेलीविज़न सभी के समाचार उल्टा पिरामिड शैली में होते हैं। उल्टा पिरामिड शैली में सबसे मुख्य बात सबसे ऊपर, उसके बाद क्रमशः कम महत्वपूर्ण बातें नीचे होती हुई चलती हैं और अंत में समापन होता है। रेडियो समाचार लेखन के लिए बुनियादी बातें क्या हैं, जरूरी बातें क्या हैं, देख लेते हैं। समाचार वाचन के लिए तैयार की गई कॉपी साफ सुथरी और टाइप्ड कॉपी हो ताकि जो समाचार वाचक है वो सही और शुद्ध पढ़ सके और उसे ठीक ठीक दिखाई दे सके ताकि उसे पढ़ने में सहजता हो, आसानी हो। प्रसारण के लिए कॉपी को ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए, अर्थात कॉपी के दोनों तरफ पर्याप्त हाशिया छोड़ा जाना चाहिए ताकि स्पष्ट रूप से देखा जा सके, पढ़ा जा सके और समझा जा सके। अंकों को शब्दों में लिखा जाना चाहिए ताकि जो समाचार वाचक हो उन्हें देखकर ठीक ठीक पढ़ सके। अगर लंबे अंक होंगे तो उसे गिनने में ही समय लग जाएगा और उसका जो वाचन है वो बिखर जाएगा, विखंडित हो जाएगा। इसलिए शब्दों में ही अंकों को लिखा जाना चाहिए। अगला है संक्षिप्ताक्षरों का प्रयोग से बचा जाना चाहिए, अर्थात जो शॉर्टकट हैं उनसे बचा जाना चाहिए क्योंकि
इनके अलग अलग अर्थ होते हैं और हमें कौन सा अर्थ लेना है ये तय नहीं हो पाता, इसलिए इनके प्रयोग से हमें बचा जाना चाहिए और पूरे शब्दों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा है दृश्य श्रव्य माध्यम, टेलीविज़न या दूरदर्शन। यह जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और सशक्त माध्यम है। इसके लिए समाचार लिखते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि शब्द और पर्दे पर दिखने वाले दृश्य में समानता हो। टीवी खबरों के विभिन्न चरण, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर बार परीक्षा में कोई ना कोई इसमें से पूछा जाता है। तो देखिए, दूरदर्शन में कोई भी सूचना निम्न चरणों में दर्शकों तक पहुंचती है। पहला है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। किसी बड़ी खबर को कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाने को ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं। जब हम देख रहे होते हैं दूरदर्शन पर, टेलीविज़न पर कोई खबर, समाचार, तो हम देखते हैं कि बीच में उस समाचार को रोक करके और बड़े बड़े अक्षरों में तुरंत घटी हुई रचना को, तुरंत घटी हुई सूचना को, समाचार को स्क्रीन पर दिखाया जाता है। उसे ही कहते हैं फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। दूसरा है ड्राई एंकर। दरअसल टीवी खबरों के चरणों में जो शब्दावली है उसी में उसका अर्थ भी छिपा है, इसलिए उसे समझना आसान हो जाता है। ड्राई एंकर, एंकर अर्थात समाचार वाचक, ड्राई मतलब सूखा, अर्थात सिर्फ वो समाचार पढ़ता है। एंकर दृश्य के बिना खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है या पढ़ता है। तीसरा है फोन इन, अर्थात फोन के द्वारा। एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। जिस घटना स्थल पर घटना घट रही होती है वहां उस चैनल का रिपोर्टर मौजूद होता है और वहां से स्टूडियो में बैठा हुआ समाचार वाचक उससे फ़ोन पर बात करता है और फिर उसके माध्यम से समाचार हम तक पहुंचाता है। चौथा है एंकर विजुअल। विजुअल का अर्थ है दृश्य, अर्थात घटना स्थल से दृश्यों के आधार पर किसी खबर को पढ़कर एंकर दर्शकों तक पहुंचाता है। जहां घटना घट रही होती है, जहां की सूचना या समाचार दिया जाना है, उन दृश्यों को दिखाकर उसे पुष्ट करता है एंकर और फिर समाचार दर्शकों तक हम तक पहुंचाता है। पांचवा है एंकर बाइट। एंकर द्वारा घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों, विटनेस जो होते हैं, या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखा और सुनाकर प्रामाणिक खबर प्रस्तुत करना। जो समाचार वाचक होता है, जहाँ पे घटना घट रही होती है, उस घटना को होते हुए शुरू होते हुए किन लोगों ने देखा, उनसे स्टेटमेंट लेता है, कथन लेता है और फिर उस खबर की पुष्टि होती है कि सही में ये घटना घटी। इसे कहते हैं एंकर बाइट। लाइव, किसी खबर या घटना स्थल से रिपोर्टर और कैमरामैन के जरिए सीधा प्रसारण, सीधे सीधे घटना जो घट रही होती है, तुरंत घट रही होती है, वहीं से रिपोर्टर और कैमरामैन जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं स्टूडियो को और वहाँ से सीधे खबर दर्शकों तक पहुँचती है। एंकर पैकेज, दरअसल ये अलग से कोई प्रकार नहीं है, किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का जरिया है, जिसमें ड्राई एंकर हो, विजुअल हो, एंकर वाइट हो, लाइव हो, इन सबको एक साथ मिला करके एंकर पैकेज कहते हैं। अब देखते हैं रेडियो और टेलीविज़न की भाषा शैली। बोलचाल की भाषा होनी चाहिए ताकि हर आम व्यक्ति इन्हें देख, समझ और पढ़ सके। प्रचलित शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, जो व्यवहारिक शब्द हों, जो चिर परिचित हों, उनका प्रयोग होना चाहिए ताकि किसी को शब्दकोश का सहारा नहीं लेना पड़े। भ्रामक शब्दों से बचा जाना चाहिए। ऐसा वाक्य जिसका कोई और अर्थ निकले, ऐसे शब्दों के प्रयोग से हमें बचा जाना चाहिए। जैसे पुलिस द्वारा चोरों को पकड़ा गया, इसकी जगह हमें लिखा जाना चाहिए पुलिस ने चोरों को पकड़ा। इंटरनेट, इंटरनेट विश्वव्यापी अंतर्जाल है। यह जनसंचार का सबसे नवीन और लोकप्रिय माध्यम है। इसमें जनसंचार के सभी माध्यमों के गुण समाहित हैं। यह जहाँ सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए श्रेष्ठ माध्यम है, वहीं श्लीलता, दुष्प्रचार व गंदगी फैलाने का
जरिया भी है। दरअसल ज्ञान, विज्ञान अभिशाप भी है और वरदान भी है। अगर हम इसका सकारात्मक सही प्रयोग करते हैं तो हमारे लिए वरदान है, अगर हम इसका गलत प्रयोग करते हैं तो हमारे लिए अभिशाप है, हमारे लिए नुकसानदायक है। अब देखें इंटरनेट पत्रकारिता। इंटरनेट पर समाचारों का प्रकाशन या आदान प्रदान को हम इंटरनेट पत्रकारिता कहते हैं। दुनिया में इंटरनेट की शुरुआत तो हो गई थी 1882 के आसपास, लेकिन भारत में इसका पहला चरण है 1993 तथा दूसरा चरण 2003 से शुरू हुआ। समाचार पत्र जो इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, ट्रिब्यूट आदि। हिंदी वेब जगत में साहित्यिक पत्रिकाएं जो हैं वो है अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेस्ट और सराय। अब विद्यार्थियों गृह कार्य की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, प्रमुख जनसंचार के माध्यम कौन कौन से हैं? यह CBSE 2013 में पूछा गया था। दूसरा है, प्रिंट माध्यम से क्या आशय है? यह CBSE 2018, 12, 11 और 10 में पूछा गया था। तीसरा प्रश्न है, एंकर बाइट किसे कहते हैं? CBSE 2017, 2013 और 2010 में पूछा गया था। रेडियो समाचार की भाषा की 2 विशेषताएं लिखिए। यह CBSE 2018, 12 और 11 में पूछा गया था। पांचवा प्रश्न है, रेडियो और टेलीविज़न माध्यम में कौन सा माध्यम लोकप्रिय है और क्यों? या इसे दूसरे तरह से भी पूछा जाता है कि टेलीविज़न माध्यम सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, क्यों? यह CBSE 2012 में पूछा गया था। यह पुस्तक से और इस बातचीत से इस प्रश्न का उत्तर सीधे सीधे ना आए शायद, इसलिए हम इसके थोड़े संकेत देते हैं कि आपको इसमें लिखना है कि टेलीविज़न में सुनने के साथ साथ देखने की भी सुविधा होती है। शब्द ध्वनि के साथ दृश्य भी मौजूद होते हैं, इसलिए इसे ज़्यादा लोकप्रिय और आकर्षक बनाते हैं, इसलिए यह माध्यम लोकप्रिय है। और भारतेंदु ने नाटक के संदर्भ में भी कहा था कि नाटक सुनने की जगह 4 गुना प्रभाव डालता है, अर्थात दृश्य माध्यम जो श्रव्य माध्यम है या प्रिंट माध्यम है उससे ज़्यादा असरकारी होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप संचार करते रहिए, एक दूसरे से विचारों, भावनाओं का आदान प्रदान करते रहिए। इससे आपकी चिंतन शक्ति बढ़ती है, सोचने समझने की क्षमता का विकास होता है और आपकी कल्पना को पर लग जाते हैं। आप आसमान की किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।